तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम साइंस का मॉडल पेपर को आज हम हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड ऑफिशियल द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम साइंस का उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2025 में लाने की संभावना होती है। यह मॉडल पेपर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम करा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में मैच कर लीजिएगा। और एक बार एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। हो बहु तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ 80% कन्फर्म है कि इस मॉडल पेपर से आने की संभावना होती है। तो इस बार इस वीडियो को आप जरूर पूरा वॉच कीजिएगा और मॉडल पेपर से आपको हल कीजिएगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि आने की संभावना होती है मॉडल पेपर से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे खंड अ सेक्शन ए यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किन्हीं आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक उत्तर आपको जो भी देना है OMR शीट है। यदि आप एग्जाम सेंटर पर जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए आपका OMR शीट पर आपको गोला से आपको रंगना है और 40 को ही जवाब देना है। मतलब कि 80 में से आपको केवल 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि साइंस का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो देखिए आप पहला ही क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी प्रकाश स्रोत के सामने से एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। मतलब कि प्रकाश स्रोत के सामने से एक रुकावट रख देंगे तो क्या बनेगा, छाया बनेगा या उपछाया बनेगा, या छाया उपछाया दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना, यदि प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख दीजिएगा तो वह आपका केवल प्रतिबिंब बनाएगा या आपका शैडो बनाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एक बार ये बार बार रिपीट होता है। इसका प्रीवियस ईयर में हम कराया हुआ है साइंस में, वहां से आप देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब हमको बताना है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस क्षमता हमको निकालना है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f होता है, यानी कि फोकल होता है। और फोकल का SI मात्रक जो होता है वो मेरा मीटर होता है, ठीक है। इसको हम मीटर में लिखते हैं, तो 1 का 1 लिख देंगे। और फोकल लेंस यानी कि मीटर कितना मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर मेरा कितना दिया हुआ है, तो 1 मीटर दिया हुआ है। अब देखिएगा मीटर मेरा कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे f के जगह पे हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे। अब देखिए 1/1 कितना होता है, 1 होता है। और p का मेरा SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, यानी कि 1D। सबसे बड़ी बात है कि 1D जो है यहाँ पे मेरा उत्तल लेंस में पूछा गया है, तो उत्तल लेंस में मेरा इसका फोकस लेंस कितना होता है, धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है, यानी इसका मेरा +1D हो जाएगा। यदि यही इसका अवतल लेंस पूछता तो माइनस में 1D होता, लेकिन यहाँ पे मेरा उत्तल लेंस पूछा हुआ है, यानी कि +1D हो जाएगा। तो +1D मेरा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस में 1D, यानी कि 1D का मतलब होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछता है कि किस लेंस को आपको अपसारी लेंस बताना है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। ध्यान से आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं, यानी कि 4 का मेरा बी हो जाएगा। आप इस सारे क्वेश्चन को यदि आप करके जाएंगे तो आपको कंफर्म है कि आपको 40 में से कम से कम 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंस जाएंगे। अब आपको बताना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। अब आपको बताना है कि प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यम में क्या होता है, यानी कि विभिन्न माध्यम में क्या क्या होता है। तो आपको याद है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग को हम लोग कभी कभी भिन्न भिन्न भी बोलते हैं। समान कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा प्रकाश की चाल कभी भी समान नहीं होता है, क्योंकि कांच में अलग होता है, कांच में अलग होगा, पानी में अलग होता है, हीरा में अलग होता है, सबका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखेंगे कि
अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो है वो आपको बार बार फंसाते भी हैं कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये इसका एसआई मात्रक होता ही नहीं है, ये एक तरह का यूनिट लेस है, इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। जिस तरह फोर्स का होता है, एक्सीलरेशन का होता है, बल का, दाब का, वेलोसिटी का, सबका एसआई मात्रक होता है, लेकिन आवर्धन का एसआई मात्रक कभी नहीं होता है। यह एक तरह का यूनिट लेस है, यानी कि 6 का मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो याद देखिएगा, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है वो हीरा का अधिक होता है। कितना होता है हीरा का? तो हीरा का 2.42 इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि 7 का मेरा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 8 का कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। अब एक बताना है कि अभिसारी लेंस कौन बनाता है, अभिसारी लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है या कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। तो हमको याद देखिएगा, अभिसारी लेंस में कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब, ये दोनों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 8 का मेरा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखेंगे कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। अब हमको बताना है कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो किस घटना का परिणाम है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ठीक है, अपवर्तन कभी नहीं होगा, अपवर्तन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आकाश का जो नीला रंग होता है, देखते हैं बादल जब नीला रंग हो जाता है वो कौन सी घटना हो जाती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि 9 का बी मेरा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्णन क्या है। वर्ण हमको बताना है, इसमें बताना है कि प्रकाश का जो पहला रंग है वो कौन सा है। तो याद देखिएगा, पहला रंग जो होता है वो आर, बी और जी होता है। आर से रेड हो जाएगा, आर से मेरा हो जाएगा रेड, और बी से मेरा हो जाएगा ब्लू जिसे हम नीला भी बोलते हैं, और जी से मेरा हो जाएगा ग्रीन यानी कि हरा। और ये ऑप्शन में देखिएगा आरबीजी के हिसाब से, यानी पहला पे कौन आता है आर, यानी कि मेरा लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 का ए मेरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ पाई जाती है। यानी कि बृहद कोशिका में हमको बताना है प्रकाश सुग्राही कहाँ पाई जाती है, तो रेटिना में पाई जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बृहद संख्या में हमको बताइए कि प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो रेटिना में, हमारे आंखों में पाई जाती है। ठीक है, 11 का सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि दूरदृष्टि के लिए बताइए, निकट दृष्टि के लिए बताइए कि दूरदृष्टि की किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि को, अब यदि आपकी किसी भी व्यक्ति को दूर दृष्टि नहीं दिख रहा है, दूर की वस्तु को नहीं दिख रहा है, तो उसको हम उत्तल लेंस का हम चश्मा पहनाते हैं। ठीक है, और किसी को निकट का नहीं दिखता है तो निकट के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, और दूर के लिए किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का, यानी कि मेरा ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या है। अस्थायित्व बताना है कि मानव नेत्र के लिए कितना सेकंड के लिए वह वस्तु को देख सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया। तो याद देखिएगा, 1/16 सेकंड के लिए मानव नेत्र का अस्थायित्व को यहाँ पे सूचित किया गया, यानी कि 13 का सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। यानी कि वाट का हमको बताना है कि वाट का कौन सा बराबर होता है। याद देखिएगा, जूल पर सेकेंड के लिए वाट के बराबर होता है, यानी कि इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा हमको बताना है कि कितने के बराबर होता है। तो याद देखिए, 1 किलोवाट जो होता है वो 10 यूनिट के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर, नहीं गलत है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी इसका बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि, और वोल्ट तो हो गया नहीं, जूल तो कैलोरी का, यानी कि जूल का होता है। तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी 1 किलोवाट घंटा, अब बताना है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। जितना 10 के पावर अधिक बढ़ेगा उतना किलोवाट घंटा बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अब दाएं हाथ का जो अंगूठा देखेंगे, दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो नियम जो कौन दिया था, वो मैक्सवेल साहब ने दिया था। कौन दिया था? मैक्सवेल साहब का। हमारे हाथ का जो दाएं हाथ का जो अंगूठा है ना, उसका जो नियम था उससे हम लोग किसी भी दिशा देख सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी देख सकते। कौन दिया था? मैक्सवेल साहब ने दिया था, यानी 18 का ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, या उष्मीय सिद्धांत है। कभी भी चुंबकीय मत लगेगा, क्योंकि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के चुंबक पर कभी प्रभाव नहीं करेगा, वो उष्मीय प्रभाव पर सिद्धांत का कार्य करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 मिली एम्पियर जो है वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को क्या सा जोड़ना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। आप इलेक्ट्रिसिटी वाला में देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी होता है एक श्रेणी वर्ग में जोड़ा जाता है और एक पैरेलल में जोड़ा जाता है। एक ये हो गया श्रेणी क्रम और एक हो गया पैरेलल वर्ग। पैरेलल वर्ग में भी जितना हम जोड़ेंगे वो उतना अधिक होगा। तो याद देखिएगा, प्रतिरोध का मान यदि बढ़ाना है तो आपको हमेशा जो प्रतिरोधक है यानी कि रेसिस्टेंस है उसको आप हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध मान को क्या करेगा, वो बढ़ेगा, यानी कि वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो याद देखिएगा, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी हीटर है यानी कि हम लोग जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है जो कि पत्थर का होता है, उसमें देखेंगे आप पीला पीला जो तार होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में यदि आप लगाएंगे तो वो पीला पीला वहाँ से तार बनता है। वो जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। और यदि इसी में पूछ दिएगा कि बल्ब में जो तार है वो किस चीज़ का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन खाना बनाने वाला जो हीटर रहता है वो किस चीज़ का तार बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो याद देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। ये भी कितना बार NCERT का ये क्वेश्चन को उठाया गया है। हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग NCERT पढ़िए, NCERT क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा उसको फेवरेट होता है, वो NCERT क्वेश्चन को ही उठाता है। अब आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस कौन है, जीवाश्म ईंधन कौन है। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन जो है वो पेट्रोलियम का भी कार्य करता है और कोयला का भी कार्य करता है, और प्राकृतिक गैस ये सभी इस चीज क्या है, जीवाश्म ईंधन में आता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद देखिएगा, सूर्य तथा जो अन्य तारों का जो उत्सर्जित जो विशाल स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। कभी कभी संलयन का मतलब होता है संयोजन। आपको नहीं संलयन नहीं भी दिखेगा तो आप संयोजन वहाँ पर आइएगा तो आप मार्क किया जाएगा। ठीक है। सूर्य तथा चारों तार द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। अब टिहरी बांध बताना, ये NCERT का क्वेश्चन है और भारतीय भवन का भी क्वेश्चन है। आप बुक पढ़िएगा तो आप पता चल जाएगा टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो याद देखिएगा, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जो था वो भूमि सिंचाई करने के लिए था, जल की आपूर्ति करने के लिए भी था, और तथा बिजली और उत्पादन के लिए भी था। यानी कि इनमें से मेरा जो सभी ऑप्शन जो है D है वो इनसे सभी हो जाएगा। ठीक है। टिहरी बांध निर्माण के लिए उद्देश्य क्या था, भूमि सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए और जल की आपूर्ति के लिए, यानी कि इसका D इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अब देखना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, खिलौना जो होता है, जो हम लोग बच्चों को जो खिलौना कर रखते हैं उसमें हमको बताना है कि कौन सा बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, उसमें एक तरह का सूखा सेल रहता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो तरह का ड्राई सेल होता है। ठीक है। खिलौनों में जो सेल का उपयोग होता है तो सूखा सेल का होता है, यानी कि C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस फ्री होती है, हमको बताना है। तो देखिए, जल में यदि आप विद्युत अपघटन कराएंगे किस पर, वो भी कैथोड पर, तो कौन सी जल होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या करेगी, वो फ्री होगी, यानी कि वो बाहर निकलेगी। कब, जब यदि आप कैथोड पर करेंगे तब। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनोड भी दे सकता है, लेकिन आप कैथोड रहेगा तभी आप हाइड्रोजन को मार के आइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के बंधन में कौन सा कथन सत्य है, हमको बताना है। ZNO+C और अभिक्रिया करने पर ZnCO, तथा ऑप्शन बोला गया है ZNO उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे उपचयित का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उपचयित का मतलब होता है जुटना।
ध्यान से, अपचयी का मतलब होता है जुटना या जोड़ना, ठीक है, या जोड़ना बोल सकते हैं, किसका, उपचयित का। अब इस क्रिया को यदि आप ध्यान से देखेंगे कि ZNO प्लस सी, यहाँ पे उसका भी क्रिया करने के बाद ZN के साथ देखिए यहाँ पे जो O है वो क्या हो गया, वो बिछड़ गया। वो बिछड़ने के बाद वो किससे जाके मिल गया है, तो C के साथ मिल गया है। C के साथ का मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, जुट गया है। तो यहाँ पे पूछा गया ZNO उपचयित हो रहा है। ZNO कभी तो उपचयित होगा नहीं, क्योंकि अभी क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन उससे बिछड़ गया है। कार्बन उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन तो कभी अपचयित नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बन स्ट्रांग बन गया है। पहले अभिक्रिया के इस तरफ देखेंगे तो वो अकेला था, लेकिन अभिक्रिया के इसके बाद कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। अब देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। यानी कि इसका सही सी जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जस्ता तथा अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाता है, कौन सा गैस बनता है। इसको ध्यान से देखेंगे कि जस्ता तथा अणु हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया में के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाता है। अब इसको समझेंगे, इसको अभिक्रिया करेंगे। देखिए जस्ता का होता है ZN, और अभी क्रिया करा रहे हैं तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है। अब इसको अभी क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो अभी क्रिया कराएंगे तो ZN है वो Cl से मिल जाएगा, यानी कि ZnCl हो जाएगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है, वो बाहर रिलीज हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ऑप्शन में हमारा B है, तो इसका B मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन जल को दूधिया कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है जो कि चूना जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ये लाइम वाटर है, मिल्की है। अगला देखेंगे 32 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भुजा हुआ चूना है। तो देखिए भुजा हुआ चूना जब भी पूछे, इसका मतलब है कि ये आपसे हाइड्रोजन वाला चूना पूछ रहा है, सिर्फ कली चूना पूछेगा ना। देखिए क्वेश्चन में यदि आपको सिर्फ कली चूना पूछे, तो आप CaO मार दीजिएगा, ठीक है। कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, या साधारण चूना का पूछे तो CaO मारिएगा। लेकिन आपको भुजा हुआ चूना पूछा जाए, यानी कि कली चूना में हम क्या मिला दे रहे हैं, हाइड्रोजन मिला दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन मिला दे रहे हैं, यानी कि वाटर मिला दे रहा है। देखते ना कि चूना में यदि गर्म पानी मिलाते हैं तो वो बुलबुला छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, भुजा हुआ चूना का, क्योंकि चूना में हम गर्म पानी मिला देते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, यानी कि C मेरा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे दंत मंजन प्राय क्या होता है। ये भी बहुत बार बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि हम जो टूथपेस्ट घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, या लवण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो टूथपेस्ट होता है एक तरह का क्षार होता है, यानी कि बेस होता है। बेस क्यों होता है, क्योंकि बेस जो होता है वो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। हम लोग देखते हैं जब ब्रश करते हैं तो उसको यदि घोट लेते हैं तो वो स्वाद में अंदर से क्या लगता है, कड़वा टाइप का लगता है। जब कड़वा लगता है तो वो क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए अब नींबू पूछे, यदि संतरा पूछे, कोई भी खट्टा चीज पूछे, खट्टा के बारे में पूछे, या इमली पूछे, तो ध्यान देखिएगा इमली हो, नींबू हो या संतरा हो, इस सब में जो होता है वो एक तरह का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। देखिए अम्ल के बारे में जब भी कड़वा है तो या जब भी बात आए तो याद रखिएगा यह स्वाद में खट्टा होता है, और जो क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अब देखिए मिल्क और मैग्नीशिया का pH मान बताना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क और मैग्नीशिया का pH मान बताइए। तो ध्यान रखिएगा मिल्क और मैग्नीशिया का जो pH मान होता है वो 10.5 के बराबर होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में 10 दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यदि ऑप्शन में 10 मिले तो 10 मार के आइएगा, और 10.5 मिले तो आप 10.5 के मार के आइएगा। मिल्क और मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, 10.5 होता है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे चैप्टर बाय चैप्टर, जब हम एसिड बेस सॉर्ट कराए थे, क्या pH मान का से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जस्ता का अयस्क क्या है। अब जस्ता का अयस्क हमको बताना है। देखिए जस्ता का जो अयस्क है वो भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का सिनेवार को तो हो जाएगा, सिनेवार का Ag का तो बनेगा नहीं, तो सोडियम क्लोराइड तो बनेगा नहीं, तो जस्ता का अयस्क जो बनेगा वो जिंक ब्लेड बनेगा। जस्ता का मतलब Zn होता है, और जिंक ब्लेड ही से इसका जस्ता का अयस्क बन जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे धातु जो अम्ल सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। हमको वो धातु के बारे में बताना है
है जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो याद रखिएगा अम्ल राज्य में सिर्फ घुलता है, तो अम्ल राज्य में जो सिर्फ घुलता है वो सिर्फ घुलता है सोना ही घुलता है और कोई नहीं घुलता है। और सोना को तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो सोना को संकेत में याद रखिएगा, सोना को संकेत में Au बोलते हैं। और इसका परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। यदि सोना के बारे में आए तो 3 चीज़ आपको बनेगा कि सोना का परमाणु संख्या Au होता है और सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, और यह धातु होने के साथ साथ अम्ल राज्य में घुलता भी है। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से कोई ऑप्शन सी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए आयनिक यौगिक हमको पहचानना है, तो आयनिक यौगिक CaCl2 तो होगा नहीं, KCl होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है कि हीलियम गैस के बारे में हमको बताना है कि हीलियम गैस है वो क्या है, सक्रिय है या अक्रिय है या उदासीन है। देखिए आप पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हीलियम गैस है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात एक तरह का अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, यानी कि इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर चीज़ होता है वो हीरा होता है, सबसे ज़्यादा कठोर यही होता है हीरा। ठीक है, दुनिया के बारे में कभी पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन है, पदार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कठोर, तो हीरा, या सबसे ज़्यादा कठोर बोले तो हीरा मारिएगा, या दुनिया का नाम ले ले कि दुनिया में सबसे प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो आप भी यहाँ पे हीरा मार के आइएगा। अगला हमको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है वो C6H6 के बराबर होता है बेंजीन सूत्र। ठीक है, C6H6 के बेंजीन का सूत्र के बराबर होता है। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन कौन आबंध होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हमें 2 हाइड्रोजन लेना है और 2 हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बांध होगा, त्रि आबंध होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड हमको देखना है। ध्यान रखिएगा कि यदि आपको 2 ऑक्सीजन मिले तो 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आता है, यानी कि यहाँ पे 42 का सी मेरा इसका राइट हो जाएगा एक आबंध, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि एक आबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। अभी हम आपको बताए थे कि चूना जल का रासायनिक नाम हमको बताए थे कि चूना जल का यदि रासायनिक नाम होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH इसका फार्मूला हो जाएगा O2, या अभी हम ऊपर करवाए थे। ठीक है, इसका कैल्शियम चूना जल का रासायनिक नाम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक नाम बताना है कि चीनी का, देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र हमको बताना है। तो याद देखिएगा चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 ये होता है चीनी का सूत्र, और C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी आप याद रखिएगा, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 12 ये ग्लूकोज का हो जाएगा, लेकिन कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22 और ऑक्सीजन की संख्या 11 रहे तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, तो चीनी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक सबसे अधिक क्रियाशील है। याद रखिएगा C2H4 जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे इसका अभिक्रिया कराएंगे तो 2 कार्बन के बीच में हाइड्रोजन की संख्या बैठाएंगे तो यह सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील करता है, यौगिक है। ठीक है, अब मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। देखिए मेंडलीव जो थे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, लेकिन मेंडलीव साहब जो थे अपने पीरियोडिक टेबल में जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना पीरियोडिक टेबल को बताए थे कि मेरा जो पीरियोडिक टेबल जो चलेगा वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर चलेगा, जो कि यह भी गलत साबित हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। मैग्नीशियम है, सोडियम है और आर्बिजियम है या लिथियम है। अब हमको बताना है कि कौन सा क्षार धातु, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा क्षार धातु नहीं है। क्षार धातु नहीं है मैग्नीशियम, सोडियम, आर्बिजियम और लिथियम। तो देखिए इसका जो क्षार धातु है, यदि आप पीरियोडिक टेबल में यदि आप पहला जो पीरियोडिक टेबल पूछा गया है पहले लाइन का जिसमें हेलिना करोने से प्रहार है, उसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम उस पीरियोडिक टेबल में पहला पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं, यानी कि क्षार धातु मैग्नीशियम इसमें आता ही नहीं है, यानी कि इसको ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है। अब हमको हैलोजन समूह का सदस्य बताना है, तो याद रखिएगा बेरिलियम बोरोन, ब्रोमीन जो होता है वो हैलोजन समूह का सदस्य है। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया है, पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिंक की परमाणु संख्या क्या है। ये भी देखिए जिंक की परमाणु संख्या क्या है, हमने प्रीवियस ईयर में कराया हुआ था कि जिंक की परमाणु संख्या आ सकता है। देखिए पीरियोडिक टेबल मॉडल पेपर में देखिए जिंक की परमाणु संख्या को डाल दिया, तो याद रखिएगा जिंक की जो परमाणु संख्या है वो 30 होती है। ठीक है, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। देखिए ये विद्युत ऋणात्मक, या अभी हमको देखिए जब भी विद्युत ऋणात्मक आवे तो जब भी विद्युत ऋणात्मक आएगा तो याद रखिएगा अधातु ही है जिसमें विद्युत ऋणात्मक होता है। और धनात्मक की बात करें तो धनात्मक में धातु आ जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक पूछे तो अधातु मारिएगा, और धनात्मक पूछे यानी कि पॉजिटिव पूछे तो आप हमेशा मेटल मार के आइएगा, यानी कि धातु मार के आइएगा। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। अब देखिए राजस्थान, आपको भी पता है कि चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ से संबंधित है, कि पेड़ में बहुगुणा ने सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ काटने के खिलाफ आंदोलन किया था, और किस जगह पे था, राजस्थान में था। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये बहुत डीपली क्वेश्चन है। महिलाओं ने जाने दिया, तो याद रखिएगा रेनी ने महिलाओं ने उसे जाने दिया था। कौन सी महिला थी, रेनी ने जाने दिया था। ये बहुत डीपली क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड डाला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाती है। वन रोपण के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ेगी, या बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ेगी, या अधिक पेड़ या पौधों को लगाना, या जैव विविधता के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ेगी। देखिए हम जितना पेड़ लगाएंगे क्या पर्यावरण कभी बिगड़ेगी, या आप लोग भी सोच सकते हैं कि पर्यावरण हम जितना पेड़ लगाएंगे पर्यावरण तो बिगड़ ही नहीं सकती है। और बढ़ती या अधिक अधिक हरे पौधे को उगाएंगे तो पर्यावरण बिगड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। बिगड़ेगी कब, जब हम बढ़ती मानव जनसंख्या को हम करेंगे तभी पर्यावरण क्या करेगी, बिगड़ेगी। क्योंकि जितना मानव जनसंख्या बढ़ेगी उतना पेड़ कटेगा, जितना पेड़ कटेगा घर वो सब बनेगा, इसलिए मानव जनसंख्या बढ़ने के कारण पर्यावरण का संतुलन क्या करेगा, बिगड़ जाएगा। यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वस्तु का पुनर्चालन करना चाहिए, या वस्तु का पुनरुपयोग करना चाहिए, वस्तु के उपयोग में कमी करना चाहिए, या इनमें से सभी। देखिए पर्यावरण का प्रदूषण बचाने के लिए वस्तु का पुनर्चलन भी करना चाहिए, वस्तु का उपयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसाइकिल, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि रिसाइकिल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, रिसाइकिल के क्षेत्र में वस्तु का पुनरुपयोग भी आ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। देखिए सौर सेल हम लोग भी जानते हैं कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, यानी कि 54 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है। अब बायोगैस हम लोग भी जानते हैं कि बायोगैस जो होता है वो निम्नलिखित में कौन बायोगैस है, तो बायोगैस जो होता है वो एक तरह का मीथेन होता है। बायोगैस क्या होता है, मीथेन होता है, और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में क्या करेगा, मीथेन दे देगा, और कभी कभी इसका सूत्र भी दे देगा, तो मीथेन का फार्मूला याद रखिएगा CH4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। देखिए मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल। जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग जब दांत जो ऊपर जो सफेद सफेद दांत रहता है जिसको हम लोग ब्रश करते हैं, वो सबसे ऊपरी परत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गठर, एक मिनट इसका थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां जो होती है वो अमाशय में पाई जाती है, हमारे अमाशय में होगा वो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसका आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में हमको बताना है कि हम लोग जो वसा जो होता है हमारे पेट में जो वसा रहता है उस वसा को पचाने के लिए कौन सा सहायक करेगा, कौन सा एंजाइम सहायक करेगा। याद रखिएगा लाइपेज एक ही ऐसा एंजाइम है जो कि वसा को हमारे पाचन में सबसे ज़्यादा मदद करता है। लाइपेज नामक का जो एंजाइम होता है ना, वो हमारे पेट में जितने सारे वसा रहते हैं उसको पचाने में क्या करता है, सहायक करता है। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का रंग कैसा होता है। तो पीत रंग का जो रंग होता है वो हरा होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पीत रंग के बारे में पूछेगा कि बताइए पीत रस होता है यानी कि बाइल जूस, हम लोग जिसको बाइल जूस बोलते हैं, कि बाइल जूस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है। एक शब्द में याद रखिएगा कि बाइल जूस का जो रंग होता है यानी कि पीत रंग रस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है।
अगला देखिए पौधों में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है। अब हमको बताना है कि पौधों में श्वसन यानी कि पौधों के जो होते हैं जिसमें रिस्पिरेशन करते हैं, जो उसमें सांस लेते हैं, वो कभी कभी वो जड़ से भी लेते हैं, जड़ के द्वारा भी वो शोषण करते हैं, पत्तियों से भी शोषण करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये तना से भी वो शोषण करते हैं। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन जो तना, जड़, पत्तियां ये सभी में शोषण करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निकासन करते हैं। देखिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ही पता है कि हरे पेड़ पौधे जो रात में होते हैं वो किसका निकासन करते हैं। आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो आप CO2 भी मार के आ जाएगा। आप ही लोगों को पता है कि रात में हम लोग भी CO2 निकासन करते हैं और हरे पेड़ पौधे भी निकासन करते हैं CO2 का। अगला क्वेश्चन है कि कीवन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कीवन के फलस्वरूप हमको बताना है कि कितने ATP का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, कीवन फलस्वरूप के जब भी ATP का निर्माण आए तो वो 0.2 के निर्माण के फलस्वरूप के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि समान डायस्टोलिक रक्त दाब कितना होता है। देखिए समान डायस्टोलिक जो रक्त दाब होता है वो 120 mmHg के बराबर होता है, यानी कि इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधों में वर्षा उत्सर्जन किस अंग में होता है। देखिए वो था उत्सर्जन, श्वसन था, वहाँ की पत्तियों में श्वसन किस अंग से होता है। यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन पूछा गया है, तो याद रखिएगा वाष्प उत्सर्जन सिर्फ पत्तियों में ही होता है। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन सिर्फ कहाँ किस अंग में होता है, तो पत्तियों में होता है। यहाँ पे इन सभी में मार के मत आ जाइएगा, सिर्फ पत्तियों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे अस्थित क्या है, यानी कि बोन क्या है। अब हमको बोन के बारे में बताना है कि बोन क्या है, पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बोन के बारे में पूछा गया, अस्थित के बारे में पूछा गया, वो एक तरह का कोशिका नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना हमारे पूरे बॉडी में कोशिका भरा हुआ, लेकिन नहीं, उत्तक जो होता है ना, उत्तक में एक तरह का बोन होता है। ठीक है, बोन क्या तरह का उत्तक है, ध्यान रखिएगा, कोशिका को नहीं मार के आइएगा। अगला है कि पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो याद रखिएगा छाल में भी संचित रहते हैं, कोशिका रिक्ति में भी संचित रहते हैं, और पत्तियों में संचित रहते हैं, यानी कि इन सभी में संचित रहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वृक्ष के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा वृक्ष के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन करते हैं। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, हर बार ये रिपीट करते रहता है, कभी फर्स्ट सिटिंग में, कभी सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, अब देखिए पौधे के उत्सर्जित अंग कौन है। अब हमको बताना है कि पौधे के उत्सर्जित अंग पदार्थ कौन है। तो देखिए रेजिन भी होता है, टेनिन भी होता है, गॉन्ड भी होता है, ये सब जो पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है, यानी उस क्षेत्र में इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है। अब हमें बताना है स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है। तो देखिए हमारे जो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम इसका मुख्य केंद्र है, यानी कि इसका डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा और जितना आप लोग का सही हुआ है हमें आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अब स्रावित होता है, याद रखिएगा एस्ट्रोजन होता है वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया 72 नंबर की स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है। अब हमको बताना है कि जो स्वपरागन होता है वो कौन से पौधों में होता है। याद देखिएगा जो स्वपरागन है वो द्विलिंगिक है। ठीक है, वो द्विलिंगिक है, ये दोनों में होता है, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों में होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये उभय लिंगिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो याद रखिएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो एंडोमेट्रियम में भ्रूण विकसित होता है, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है। अब हमको बताना है कि पुरुष जनांग में कौन सा भाग पाया जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ही है जो पुरुष जनांग में पाया जाता है। अब देखिए आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो क्या आनुवंशिकता का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है बिहार बोर्ड, इसलिए आप एग्जाम देने से पहले इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की मेंडल किस देश में ईसाइयों के में एक मठ के पादरी थे। याद रखिएगा ये मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया देश से आते थे और वहाँ देश के ही एक मठ के वो क्या थे, पादरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। निम्न में कौन सा वर्गीकरण का सबसे ऊपर वाला भाग में क्या है, अवस्थित। तो याद रखिएगा जगत इसका आंसर सही हो जाएगा कि जगत है जो सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। अब हमको सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण बताना है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म उपभोक्ता का जो उदाहरण है वो जीवाणु आता है, ठीक है, और कवक आता है। सवाल इसमें वो सूक्ष्म उपभोक्ता में नहीं आता है क्योंकि जीवाणु और कवक होता है वो छोटा छोटा आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा मांसाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या ए और बी इसमें से कोई नहीं, ये ए और बी दोनों पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। देखिए मांसाहारी जीवों को कहा जाता है तो मांसाहारी जो जीव होता है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर सही सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, ये है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत पोषी स्तर स्थानांतरित होता है, यानी स्थानांतरित रहता है। याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला का कितना भी स्तर पूछा जाए वो हमेशा 10% ही रहता है, यानी कि इसका सी इसका लास्ट सही इसका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का और देखा जाए कि इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बिहार बोर्ड ऑफिशियल ये वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जितने सारे ऑब्जेक्टिव उसको भी देना, एक बार इसको बढ़िया से एग्जाम देने से पहले इसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद अब कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो इसके बाद शॉर्ट आंसर पूछा गया है, लघु उत्तरीय है, और लघु उत्तरीय पूछा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब 1 से 8 आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 8 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है और इन 8 में से कोई आपको 4 बनाना है। आपको जो 4 आ जाए आप वो क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, पूछा गया है रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए लाल रंग का जो प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है यानी उसका वेग लेंथ जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये शॉर्ट आंसर में देना है आपको, किस में जवाब देना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं, यानी कि इसका आप क्वेश्चन आप 5-6 लाइन में भी आप दे दीजिएगा तो आपको कम से कम 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के क्या कारण है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको क्लास का पहला चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अगला है कि फ्यूज के तार के 3 प्रमुख नाम बताए। ये भी कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के निम्नलिखित संबंधी दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखे। दक्षिण हस्त अंगूठा के नाम लिखना है, यानी कि मैक्सवेल के बारे में लिखना है। ये भी आप करवा लीजिएगा, ये भी आप खुद से देखिएगा। यदि नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पशु गोबर और जीव अपशिष्ट में बायोगैस प्राप्त करने के लिए क्या लाभ है। देखिए पशु गोबर और जीव अपशिष्ट के बायोगैस में बताना है, यानी कि मीथेन में बताना है कि जो CH4 होता है मीथेन का फार्मूला होता है, उसमें पशु गोबर जीव अपशिष्ट में क्या मुख्य लाभ है हानि है उसको आप लिख कर आप ले जाइएगा तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, ये भी सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है। अगला है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय के किरण आलेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस में प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको देखिए कि उत्तल लेंस बनाना है, उत्तल लेंस बना लेना है और एक अवतल लेंस बना लेना है, ठीक है। अवतल लेंस बना लेना है और अवतल उत्तल लेंस बनाने के साथ इसमें किरण खींचना है, ठीक है। किरण खींचने के बाद आपको फोकस बताना है कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ मचेगा, फोकस बताइएगा, उसका प्रिंसिपल बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि 10 नंबर की डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत और क्रिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा कि डायनेमो के बारे में बताना है। ये बैटरी के बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था केमिस्ट्री का, वो जो क्वेश्चन था फिजिक्स का था। अब ये अगला क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री है। ये जो क्वेश्चन था ये सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। बिहार बोर्ड कभी कभी मिस प्रिंट कर देता है। ये जो क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो है
वो केमिस्ट्री का देखिए इसमें लिखत है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसमें केमिस्ट्री यहाँ पे लिखित है, इसको दर्शा दिया, उस ऊपर नहीं दर्शाया हुआ, कोई नहीं, मिस प्रिंट हो जाता है, बिहार बोर्ड है। अगर अगला देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 11 से 18 लघु उत्तरीय है और इसमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। 4 प्रश्नों में 11 में से 18 में से जो भी आपको 4 क्वेश्चन आता है वो दे दीजिए। जरूरी नहीं कि आप सीरीज में ही चलिएगा, आपको कोई भी आता हो, लेकिन 11 से 18 के बीच में आपको जो भी आता हो आप 4 क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें और आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि ये घेंघाकड़ों में बहुत अच्छा काम आता है। मनुष्य के ऊपर में उधर में सर्वावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य और पद्धति का वर्णन करें। देखिए हमारे पेट में हमको लोग को मालूम है कि HCl एसिड जो होता है वो स्रावित होता है और ये खाने पचाने में बहुत सहायता करता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अगला अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें। देखिए ये भी संयोजन अभिक्रिया आया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिरका क्या है, वह एस्टिकरण किसे कहते हैं, द्वीप संचय क्या है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को यदि देख लिया जाए कि तो पूछा गया रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ लिखें। देखिए रासायनिक बंधन हमेशा से एक क्वेश्चन को आता है, तो इसलिए रासायनिक बंधन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों को लिखे तथा बताए कि कार्बन के यौगिक की संख्या असंख्य क्यों है। देखिए ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोले, देखिए हम वही क्वेश्चन को कराते हैं जो कि आने की संभावना होती है, इसलिए आप इसको नहीं भी पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रासायनिक बंधन पढ़ लेंगे ना तो उसके आधार पर आप इसको बना के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बायोलॉजी का देखा जाए 21 से 8 तक जो है वो लघु उत्तरीय है और आपको कोई 4 प्रश्न का जवाब देना है और 4 बना लीजिएगा तो 4 गुना 2 आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए 8 मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखते हैं अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो क्या अमाशय में हमको बताना है, अमाशय में हमको HCl के बारे में बताना है, HCl हमारे अमाशय में कितना भूमिका दिखाता है। तो आप अमाशय के बारे में ना लिखकर आप HCl के बारे में लिख के आ जाइएगा। अगला है कि मछली, केचुआ, मच्छर, मनुष्य के श्वसन अंग के नाम लिखे। देखिए सबका श्वसन अंग मछली का होता है गिल्स, ये सबका आप नाम लिख के आइएगा। मनुष्य में रक्त का द्विगरण संचरण परिसंचरण क्या है, डायलिसिस का सिद्धांत क्या है। देखिए डायलिसिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप डायलिसिस को जरूर पढ़ के जाइएगा। ह्यूमेडायलिसिस ऐसा है जो कि रक्त को धमनी सीरा में साफ करता है, शुद्ध रक्त शुद्ध धमनी में बहता है, धमनी से सीरा में बहता है, ये रिसाइकिल होता है, इसलिए आप डायलिसिस जरूर पढ़ के जाइएगा। और तंत्रिका तंत्र का कार्य लिखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन नेफ्रॉन के पूछा जाता है। मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखिए। समजात अंक और समरूप अंश से क्या समझते हैं, क्या होगा यदि एक देखिए सब इजी क्वेश्चन है, आप एक बार बुक NCERT पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। यदि आपसे नहीं बन रहा हो तो यदि आपको आंसर यदि चाहिए, इसका एकदम सटीक आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर लाएंगे, वो क्वेश्चन का आंसर लाएंगे जो कि आप लिखिएगा तो बहुत आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बोला गया है 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय उत्तर है। और देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है। देखिए मिस प्रिंट ये क्या है कि देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिख दिया है, जबकि यहाँ पे लॉन्ग होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लॉन्ग होना चाहिए था, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है 5 नंबर का। तो 5 नंबर में देखिए बिहार बोर्ड मिस प्रिंट हो जाता है। तो यानी लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। दो में से कोई आपको एक जवाब देना है, दोनों नहीं दीजिएगा, नंबर कट जाता है। गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार का होता है, इसको सचित्र बनानी है कि डायग्राम्स के साथ बनाना है। देखिए आप सिर्फ गिल्स द्वारा श्वसन किस प्रकार का होता है, यदि आपको इतना ही मालूम होता है ना, आप इतने के बारे में लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चित्र भी बना लीजिएगा तो इसमें 2 नंबर और जुड़ जाता है, तब जाके आपको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिल जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप चित्र भी बना दीजिएगा। या परितांत्रिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है, यदि आप इसका आंसर यदि मालूम है तो आप ये भी लिख दीजिएगा। और इसी के साथ ये मेरा जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो था मॉडल पेपर था वो हम उसका पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। आप इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा और इसको इसी तरह आप इसको एग्ज़ाम देने से पहले इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और अगले वीडियो में हम हिंदी का हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन को देखेंगे। फिर यदि वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट का यदि हम देखेंगे, यदि पॉसिबल होगा तो उसके आधार पर हम आपको वीडियो बना देंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। और जितना आप तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और मैथ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैथ एक जो रिटन पेपर है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उसको आपका उतना अच्छा नंबर आएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।